तो आज का क्लास में प्रश्न करवाना है ना, और आज ही का क्लास 100% मेरिट को श्योर करेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का समूह रूप, कार्य और तीन चीज हो गया तो निश्चित या उत्तक के अलावे कुछ नहीं होगा। उत्तक से मिलकर क्या बनते हैं? अंग। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक उत्तक में समान प्रकार के कोशिकाएं मौजूद रहते हैं, लेकिन एक अंग में भिन्न भिन्न तरह के उत्तक मौजूद होते हैं। एक अंग के अंतर्गत हो सकता है उसमें संयोजी भी हो, एपिथेलियम भी हो, वगैरह वगैरह कुछ और हो। क्लियर है? तो अंग जो है उत्तकों से मिलकर बने होते हैं, और अंग के लिए यह जरूरी नहीं कि वह एक ही प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना हो। जैसे उत्तकों के लिए जरूरी है कि वे एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनी होनी चाहिए, उसी तरह अंग तंत्र जो है किससे मिलकर बने होते हैं। और एक अंग तंत्र में एक प्रकार के ही अंग नहीं रहते हैं, अलग अलग कार्य करने वाले अंग, लगभग एक समान नहीं, कुछ अलग अलग कार्य करने वाले अंग मिलकर ही क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिलकर के शरीर बनता है दोस्तों। बहुकोशिका तरह का तो कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, उत्तक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला कथन जो है सही है। दूसरा, उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं, एक कोशिकीय में उत्तक नहीं पाए जाते। उत्तक का संबंध केवल बहुकोशिकीय से। जो एक कोशिकीय है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब के शरीर में केवल एक कोशिका है, और एक कोशिका उत्तक नहीं बना सकती है। उत्तक कम से कम को एक से अधिक कोशिकाएं होनी चाहिए। तो ये कथन बिल्कुल क्या है आपका? गलत है, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों में उत्तक नहीं पाए जाते हैं, उत्तक केवल बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि बहुकोशिकीय है तो उत्तक होगा ही होगा, यानी कुछ ऐसे बहुकोशिकीय जीव हैं जिसका शरीर बहुकोशिकीय है लेकिन उसमें कोई उत्तक नहीं है, ठीक है। तो सभी बहुकोशिकीय जीवों में भी उत्तक नहीं पाए जाते। पोरीफेरा का नाम सुने हैं? एक जीवों का समूह है पोरीफेरा, ये समुद्र में रहने वाले जीव है, समुद्र में, और ये बहुकोशिकीय है लेकिन इसके शरीर में कोई उत्तक। तो ऐसे कुछ बहुकोशिकीय जीव भी है जिनके शरीर में उत्तक नहीं है। तो दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। पादप तथा जंतु दोनों में उत्तक पाए जाते हैं, बिल्कुल। और हम पढ़े भी, पौधे में 2 प्रकार के, जंतु में 4 प्रकार के। तो ये क्या है? कौन सा कथन सही है? 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। क्लियर है? दूसरा प्रश्न, तीसरा नंबर कह रहा है, और इसके बारे में हमको याद है, डिटेल से बताए थे आप लोगों को। पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिकाएं लगभग एक समान ही होती है। कहने का मतलब यहां है कि पौधे और जंतु दोनों में यूकैरियोटिक ही पाए जाते हैं। फिर दोनों के उत्तकें एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि पौधे में कोई गति नहीं होता है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं, बिल्कुल। अर्थात जंतु को एक ऐसे उत्तक की आवश्यकता है जो उन्हें गति करा सकते हैं, जबकि पौधे को एक ऐसे उत्तक की आवश्यकता है जो उसे एक स्थान पर मजबूती से खड़ा रह सके। दोनों की आवश्यकताएं अलग है, इसीलिए दोनों के उत्तक क्या है? अलग है। यही कारण तो है ही। बी पढ़ लीजिए आप, बी लगता है कारण है। पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहता है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है, बिल्कुल। ये भी एक कारण है। ग्रोथ का जो तरीका है पौधे और जंतु में वे भिन्न है, इस कारण भी दोनों के उत्तक क्या है? भिन्न है। जंतु और पौधे के अंगतंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं।
भिन्न होते हैं कि बिल्कुल होते ही नहीं है। जहां एक और जंतु में अंग तंत्र होते हैं, पौधे में उत्तक तंत्र होते हैं। पौधे में क्या होते हैं? उत्तक तंत्र होते हैं। तो पौधे और जंतु के उत्तक अलग अलग होते हैं, जबकि कोशिकाएं दोनों का यूकैरियोटिक ही है। इसका क्या कारण है? उपर्युक्त में तीनों कारण, ए बी 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 सी बी इसका कारण है दोस्तों। इसका आंसर डी होगा, डी। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था, ठीक है, मेयर ने किया था। और हिस्टोलॉजी आप जानते हैं, इसी के अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, पौधे का भी और जंतु का भी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्तकों के उत्पत्ति या उत्तकों की संरचना, उत्तकों के कार्य के बारे में पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? और टर्म यूज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? मेयर है। एक विशेष कार्य करने वाले, एक विशेष कार्य करने वाले मतलब एक ही कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह निश्चित ही क्या कहलाएगा? उत्तक कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा दोस्तों। इसका सबसे सटीक, देखिए इसमें अंग तो नहीं होगा, बहुकोशिका भी नहीं होगा, क्योंकि इस नाम का कोई शब्द है नहीं, कोशिकीय संरचना भी नहीं होगा, उत्तक होगा दोस्तों, उत्तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन आपके ये कह रहा है कि किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। एक उत्तक में जितने भी कोशिकाएं होते हैं, उनके आकार, उनकी उत्पत्ति और उनके कार्य, तीन चीज बिल्कुल क्या होते हैं? यह उत्तक बनने का शर्त ही यही है कि कोशिकाएं के कार्य, उनकी उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से जो कोशिका उत्पन्न होते हैं, वो उत्पत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। अर्थात मियोसिस और माइटोसिस, विभाजन के द्वारा अगर दो कोशिकाएं बने हैं तो दोनों आपस में मिलकर उत्तक नहीं बना सकती। एक ही प्रकार से उत्पन्न हुए कोशिका जिनके कार्य समान है, जिनके आकार समान है, वही उत्तक बना सकता है। कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है। बिल्कुल यह भी सही है। कुछ में, उदाहरण के लिए आप जैसे जाइलम फ्लोएम लिए, जाइलम फ्लोएम में 4 प्रकार के कोशिकाएं थे। या मानव का आरबीसी ले लीजिए, आरबीसी के अंतर्गत मानव का ब्लड ले लीजिए, ब्लड एक उत्तक है, उसमें 3 अलग अलग आकार के कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो जंतुओं में भी कुछ उत्तक ऐसे हैं और पौधों में कुछ भी उत्तक ऐसे हैं जिनमें एक अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं जो अलग अलग कार्य करती है, फिर भी वो मिलकर उत्तक बनाए हुए हैं। तो दोस्तों यहां पर दोनों ही कथन आपका क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? पादपों में, प्लांट में विभाजोत्की यानी कि मेरी एस्टिमेटिक उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मेरी एस्टिमेटिक उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, यह मृत उत्तक है और काष्ठ में परिवर्तित होता है। जब ये विभाजोत्तकी की बात होगी, वो विभाजन करेगा, अविभाजन करेगा तो तब वो जीवित रहेगा। एक मृत कोशिका विभाजित ग्रोथ कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है मतलब उसमें कोई निर्जीव पदार्थ जमा होते रहे, वो फूल सकता है, मोटा हो सकता है, लेकिन वो विभाजित होकर नया नहीं हो सकता है। एक कथन विभाजोत्तकी के संदर्भ में बिल्कुल गलत है, क्योंकि विभाजोत्तकी जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को लचीलापन प्रदान करते हैं। लचीलापन हम जानते हैं कोलेनकाइमा प्रदान करता है। कौन? लचीलापन कोलेनकाइमा प्रदान करता है, और कोलेनकाइमा परमानेंट टिश्यू है। यह मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू, यह भी क्या है? गलत है। सी नंबर, ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। बिल्कुल नहीं, ये विभाजोत्तकी सभी पौधे में होते हैं, सभी पौधे में। और सब उत्तक जैसे कि जाइलम फ्लोएम की बात करिएगा, वो किसी कुछ पौधे में नहीं भी होते हैं, लेकिन विभाजोत्तकी उत्तक न सिर्फ सभी पौधे में होते हैं, बिल्कुल कोई भी पौधा जब अंकुरित होता है ना, अंकुरन के बाद जो विकास होता है, उस विकास की प्रक्रिया में उसके शरीर में जो पहला उत्तक बनते हैं, वो कौन बनते हैं? मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू पौधे के शरीर में बनने वाला प्रथम उत्तक है दोस्तों। इसके बाद ही परमानेंट बनता है।
तो ये भी गलत है, ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। ये बात कौर्क के लिए सही है। किसके लिए? कौर्क के लिए सही है। इसका मतलब सही कौन है? क्योंकि एबीसी क्या है? गलत है। अब यहीं तक प्रश्न बन चुका है। अब मान लीजिए एग्जाम में डी नंबर वाला जो बात है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन समझ भी ना है तो भी आंसर यही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। ठीक है, फिर भी पढ़ते, इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। बिल्कुल, चाहे लंबाई में वृद्धि की बात करिए, चाहे मोटाई में वृद्धि की बात करिए, वो किसके द्वारा होता है? तो डी नंबर विभाजोत्की के बारे में बिल्कुल क्या है? सही है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों के विभाजोत्की उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। बिल्कुल ये तो सही है। ए नंबर में बिल्कुल सही है विभाजोत्की उत्तक के बारे में भी। इस उत्तक के कोशिकाओं की रसधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है। गलत है, विभाजोत्की उत्तक में रसधानियां होती ही। मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू में वैक्यूल यानी कि रसधानियां बिल्कुल नहीं पाई जाती है। रसधानियां केवल अस्थायी उत्तक में ही पाया जाता है। तो यहां पर ये बी नंबर जो है ये गलत है दोस्तों। इसके कोशिका का न्यूक्लियस केंद्रक बड़े होते हैं। बिल्कुल, इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल, और विभाजोत्की उत्तक में कोशिका रस इसलिए होती है क्योंकि वे लगातार विभाजन करते रहते हैं, और लगातार विभाजन करते रहने के लिए उसे कोशिका द्रव ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और कोशिका रस कोशिका द्रव या जीव द्रव बनाने में सहायक होते हैं। शीर्षात विभाजोत्की शीर्षात यानी एपिकल। ठीक है, एपिकल मेरी एस्टिमेटिक जो है वह दोस्तों लेंथ यानी कि लंबाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। लंबाई इसी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होता है। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। देखिए, वैसे तो इसका आंसर आप पकड़ लिए हैं, लेकिन प्रश्न कर रहा उत्तक के बारे में बताने के लिए यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। लगता है कि बोर्ड को हिंदी को रूपांतरित करने में, क्योंकि परीक्षा जब देते हैं उसमें इंग्लिश में क्वेश्चन को फिर उसका हिंदी अनुवाद किया जाता है, तो वही दिक्कत हो गया दोस्तों। अगर यह प्रश्न है कि वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो प्राथमिक वृद्धि मतलब किसमें वृद्धि? लंबाई में वृद्धि। और लंबाई में वृद्धि का मतलब कौन? एपिकल। ठीक है, यानी कि शीर्षक विभाजोत्की। शीर्षक विभाजोत्की, तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में ही हमें आंसर देना है तो निश्चित तौर पर सबसे सटीक आंसर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। लेकिन वास्तव में जो पूछ रहा है उसके अनुकूल प्रश्न में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वह कौन है? एपिकल है। सेम क्वेश्चन सेम डिस्कशन। आंसर क्या हो जाएगा? ये कोई दिक्कत है इस प्रश्न में? आगे बढ़े। संवहन उत्तक ऑनलाइन आज चल रहा है एकदम। ऑनलाइन वाले का एक प्रॉब्लम और भी रहता है कि हम लोग का कमेंट नहीं देखते हैं। तब कमेंट नहीं देखते तब इतना समय लग जाता है, देखेंगे तो क्या हाल होगा। कमेंट देखने का मतलब है 10 मिनट बर्बादी, और क्लास को ऐसे बढ़ाते हैं कि किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि हम भी विद्यार्थी लाइफ से गुजरे हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत होता है पता रहता है। जहां जहां देखते हैं ज्यादा दिक्कत होता है वहां समझिए और ज्यादा खोल देते हैं। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। 12 नंबर, संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम। संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम को कहते हैं। संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम को, तो कह रहे कि जाइलम फ्लोएम में अवस्थित कैम्बियम वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम ये क्या है? पार्श्व विभाजोत्की, यानी कि पार्श्व विभाजोत्की ही कैम्बियम में कन्वर्ट होते हैं। पार्श्व विभाजोत्की की कोशिकाएं जब विभाजन करने की क्षमता खो देती है तो वो किसमें बदलती है? कैम्बियम में। कुछ कैम्बियम सीधे एपिडर्मिस पर आकर छाल का निर्माण करती है। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए
कैम्बियम, कैम्बियम, ठीक है। और कैम्बियम का निर्माण किससे होगा? लेटरल से। क्या होता है? हाँ, लेटरल यानी कि पार्श्व विभाजोत्की किसका निर्माण करेगा? और पार्श्व विभाजोत्की की कोशिका जब विभाजन की क्षमता खो देगा ना दोस्तों, तब बनेगा कैम्बियम। और कैम्बियम में वृद्धि होने से जाइलम फ्लोएम फैलते हैं, जिससे पौधे की मोटाई में वृद्धि होते जाती है। आंसर कैम्बियम होगा। अगला, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए, तने का घेरे बढ़ने का मतलब है मोटाई, मोटाई ना। अब मोटाई किसके कारण? पार्श्व विभाजोत्की के कारण। लेटरल मेरिस्टेमेटिक कारण। कोई दिक्कत? 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पौधों के अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। बिल्कुल दोस्तों, विभाजन की क्षमता विभाजोत्की में होती है। किसमें? तो ये जो कथन है बिल्कुल क्या है? विभाजोत्की उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधों में अस्थायी उत्तक बनता है। बिल्कुल, दोनों का दोनों कथन क्या है? सही है दोस्तों, दोनों का दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, एक बीजपत्री बताए थे, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री के बारे में, ठीक है। एक बीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि अर्थात क्या नहीं होती है? मोटाई। इसका मतलब मोटाई बढ़ाने वाला उत्तक कौन उत्तक नहीं है? कैम्बियम। या कैम्बियम नहीं रहता, इसका आंसर पार्श्व विभाजोत्की होता। क्या होता? पार्श्व विभाजोत्की होता, तो इसका आंसर कैम्बियम होगा दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभाजोत्की कहते हैं? प्राथमिक विभाजोत्की दोस्तों शीर्षक और शीर्षक का ही भाग कौन है? दोनों को कहते हैं। यानी सही आंसर क्या होगा? डी होगा, डी होगा। तो दोस्तों वास्तव में आपको बताए थे कि अंतर्वेशी इंटरसेलुलरी जो है वह एपिकल का ही भाग है। एपिकल बहुत तेजी से ऊपर जो जाते हैं तो कुछ बार उसका पीछे छूट जाते हैं और उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों सवाल पूछ रहा है कि जीवन चक्र के प्रारंभ में, और जीवन चक्र के प्रारंभ में हम जानते हैं पौधा का लंबाई बढ़ता है, मोटाई नहीं बढ़ता। यानी जीवन चक्र के प्रारंभ में पौधे में केवल लंबाई बढ़ाने वाले उत्तक यानी कौन उत्तक रहते हैं? चूंकि एक ऑप्शन डी जो है या ए और सी अलग तरह का है, तो हमें सबसे अच्छा आंसर कौन है? डी है, ठीक है। अगर मान लीजिए डी ऑप्शन नहीं रहता तब इसका आंसर क्या होता? लेकिन अगर डी होने के कारण तब इसका सबसे सटीक आंसर क्या है? डी। दोस्तों कभी कभी एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सही लगेंगे एग्जाम में, तो प्रश्न में ही पहले क्या देखिए, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका चयन करना है। यहां पर देखिए विकल्प ए भी सही है, अब विकल्प डी भी सही है, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? डी है, क्योंकि अंतर्वेशी इसी का भाग है दोस्तों। आइए 18 नंबर, संवहन उत्तक का निर्माण किस विभाजोत्की से? पार्श्व विभाजोत्की के, लेटरल से दोस्तों। हाँ हाँ, क्या पार्श्व विभाजोत्की? पार्श्व उसमें कई तरह के परमानेंट होते हैं, लेकिन अधिकांश पार्श्व विभाजोत्की के उत्तक ही जब विभाजन की क्षमता खोते हैं ना, तो जाइलम फ्लोएम कैम्बियम बनाते हैं दोस्तों। बैठिए। 19 नंबर, मृदु उत्तक किस प्रकार के उत्तक हैं? हाँ, पेरेन्काइमा सिंपल है, सिंपल पेरेन्काइमा सिंपल, कोलेन्काइमा सिंपल, एस्केलेन यानी काइमा सिंपल। क्लियर ना? 20 नंबर, निम्नलिखित में किस उत्तक में जीवित कोशिका पेरेन्काइमा में भी और हो गई आंसर, लेकिन इसमें कौन? मृत कोशिका। याद है, भूल गए हैं? मृदु उत्तक का मुख, मृदु उत्तक पेरेन्काइमा का मुख्य कार्य है भोज पदार्थों का क्या करना? संग्रह करना। अगला, बढ़ गया आगे क्या? नहीं, ठीक है। अच्छा, पेरेन्काइमा जलीय पौधा में ना, आपको बताए थे कि पेरेन्काइमा, एक बार ध्यान दीजिए, पेरेन्काइमा जो है दोस्तों इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत है, तो उसके इंटरसेलुलर स्पेस में क्या हुआ था?
भर गया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसका क्लास छूट गया है तो पैरेन्काइमा उत्तक में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा, जिसके कारण जलीय पौधे, केवल जलीय पौधे के इंटरसेलुलर स्पेस में वायु भर गया। जब पैरेन्काइमा के इंटरसेलुलर स्पेस में वायु भर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। तो एरेन्काइमा केवल और केवल हाइड्रोफाइटस मतलब जलीय पौधा, ठीक है, जलीय पौधा। जलोद्भिद यानी हाइड्रोफाइट्स किसकी उपस्थिति कारण? हाँ, अभी तुरंत देखे हैं वायु तक, यानी एरेन्काइमा जो है दोस्तों, एरेन्काइमा जो है वह जलीय पौधे को तैरने में ही मदद करते हैं। वह कौन सा उत्तक है जिनकी कोशिकाएं जीवित होती है? सेलुलोज तथा पेक्टिन की कोनों पर अलिग्लिन, यानी लिग्लिन नहीं रहता है। अलिग्लिनी का मतलब लिग्लिन नहीं, स्थूलन मतलब मोटा। तो कोशिकाएं जीवित कोनों पर मोटा, यह केवल कौन होता है? कोलेरेन्काइमा। ओके सी होगा सॉरी। कोलेरेन्काइमा तो पैरेन्काइमा ही है, कोलेन्काइमा सॉरी, कोलेन्काइमा होगा। कोलेन्काइमा ही कोना पर क्या था? मोटा था। और अलिग्नी इसलिए दे दिया है, लिग्लिन केवल किस में रहता है? मतलब इसमें अलिग्लिन नहीं होता, यह बात बता रहा है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तक केवल तरुण पौधे को आप क्या कह सकते हैं? शाकीय पौधा। तरुण पौधा को शाकीय पौधा कहा जाता है, पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं। तो ये कौन सा उत्तक है? स्थूल कोन उत्तक है, यानी कोलेन्काइमा है दोस्तों, कोलेन्काइमा। शाकीय द्विबीजपत्री पौधे चल रहा ऑनलाइन। ध्यान दीजिए दोस्तों, शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूरजमुखी, कद्दू, बात किसकी की जा रही है? तो आंसर क्या होगा? क्योंकि लचीलापन का गुण किसके कारण आता है? कोलेन्काइमा के कारण। तो दोस्तों, लचीलापन, प्रत्यास्था प्रदान करने वाला उत्तक कोलेन्काइमा है, स्थूल कोन उत्तक है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहता है? स्थूल कोन। बाकी सब रहता है। वायु तक भी जलीय पौधे के जड़ों में रहते हैं ताकि उसे तैरने में क्या कर सके? मदद कर सके। निम्नलिखित में किस उत्तक के कोशिकाओं के भित्ति लिग्लिन की बात तो कौन होगा? हाँ, ऐसे क्लेरेन्काइमा दृढ़ उत्तक, इसी में केवल लिग्लिन पाया जाता है। लिग्लिन दृढ़ उत्तक एस्केलेन्काइमा के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाए जाते, और किसी कोशिका में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। उदाहरण, गुलाब का डंठल, अनार का डंठल, झाड़ी वाला पौधा का डंठल मोड़िएगा मुड़ेगा। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का कारण किसकी बहुतायत माना जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा क्या? कोलेन्काइमा। लेकिन कोलेन्काइमा ऑप्शन में आई नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही उत्तर तो हम जानते हैं, नम्यता प्रदान करने वाला उत्तक कोलेन्काइमा है, स्थूल कोन उत्तक है। लेकिन स्थूल कोन उत्तक ऑप्शन में, तो इसका सबसे सटीक आंसर अब क्या बच गया है? क्योंकि यह भी मजबूत बनाने वाला उत्तक है, तो स्थूल कोन नहीं है, इसलिए हमें आंसर क्या देना पड़ेगा? एस्केलेन्काइमा। ठीक है, एस्केलेन्काइमा। लेकिन अगर ऑप्शन में हमें अगर कोलेन्काइमा रहता तो हम क्या मारते? कोलेन्काइमा। दोस्तों, ये पूछा हुआ प्रश्न है और बोर्ड के द्वारा भी आंसर क्या दिया गया है? दृढ़ोत्तक को ही दिया गया है दोस्तों, तो इसीलिए इसको आंसर सी होगा आपका। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस उत्तक की? बिल्कुल रेशे दृढ़ उत्तक, चाहे पटुआ की बात कर ले, चाहे सन की बात कर ले, चाहे जूट की बात कर ले, सब में दृढ़ उत्तक।
लेकिन कपास में नहीं दोस्तों। कपास जो होते हैं उसके जो रुई होते हैं उसके बीज के बनते, बीज के रोम होते हैं। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण, और जब भी दोस्तों आवरण कठोर बनना है तो उसके लिए मजबूत उत्तक चाहिए, और मजबूत उत्तक इसमें कौन है? दृढ़ उत्तक एस्केलेरेनकाइमा चाहिए, एस्केलेरेनकाइमा दोस्तों। अगला प्रश्न, सुबेरिन। आप जानते हैं सुबेरिन किसमें पाया जाता है? कॉर्क में। और कॉर्क में आग नहीं लगता है जल्दी, कॉर्क से होकर जल गमन नहीं कर सकता है, कॉर्क से होकर हवा गमन नहीं कर सकता है। इतनी जो खूबियां कॉर्क में है वह सुबेरिन रासायनिक पदार्थ का है। सुबेरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों, जिसका रासायनिक फार्मूला काफी कॉम्प्लेक्स है। तो सुबेरिन एक कार्बनिक पदार्थ है। व्यापारिक कॉर्क कैम्बियम से, यानी वास्तव में कॉर्क वही कैम्बियम टिश्यू है जो वृद्धि के कारण एपिडर्मिस के परत पर आ जाते हैं। व्यापारिक मतलब ऐसा कॉर्क जो कॉमर्शियली जिसका बिजनेस किया जा सके, उसमें इस्तेमाल किया जा सके, वो बात पूछ रहा है दोस्तों आपसे। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क क्वेकर्स सुबेर, ये पौधा का नाम है, ठीक है। क्वेकर्स सुबेर क्या है? प्लांट का नाम है। और इस प्लांट के जो कॉर्क होते हैं उसका व्यापार किया जाता है, यानी कि उससे कई तरह के सामान बनाए जाते हैं। दोस्तों कुछ पौधे ऐसे हैं आपको बताया जिसके कॉर्क की क्वालिटी इतनी बेहतर होती है कि उनसे खेलों के सामान और कई तरह के व्यापारिक कार्य किए जाते हैं। तो वो पौधा जिसका कॉर्क बहुत ज्यादा कॉमर्शियली बिजनेस के रूप में इस्तेमाल होता है, वो पौधा का नाम क्या है? क्वेकर्स सुबेर है। क्या है? आगे आते हैं दोस्तों। मृदु उत्तक की कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, गोलाकार या अंडाकार, गोलाकार या अंडाकार। तो सबसे सटीक आंसर ऑप्शन आपका क्या है? ए है। अगला दृढ़ कोशिका की बात की जा रही है दोस्तों, एस्केलेरेनकाइमा की बात की जा रही है, एस्केलेरेनकाइमा की बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं एस्केलेरेनकाइमा का कौन सा गुण नहीं पाया जाता। एक एक गुण को देख लेते हैं। यह मृदुतक का बना होता है? बिल्कुल नहीं। मृदुतक तो जीवित कोशिका का बना होता है, अदृढ़ मृत कोशिका का बना होता है। इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होता है। बिल्कुल सही। कौन सा गुण नहीं पाया जाता? यही गुण नहीं। आपका आंसर क्या होगा? ए। अब तो बाकी सही होगा। ये कोशिका मृत और संकीर्ण अवकाश वाली। संकीर्ण अवकाश वाली का मतलब इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम, न के बराबर। इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी और सिरे पर नुकुल है। बिल्कुल बताए थे। नारियल छीलते वक्त जो उसके रेशे निकलते हैं लंबे लंबे, वे कौन उत्तक होते हैं? एस्केलेरेनकाइमा होते हैं। वो कौन उत्तक होते हैं दोस्तों? एस्केलेरेनकाइमा होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 36 का ए। अगला, निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। ए में भी और विभाज्योतकी में तो नहीं पाया जाता, अदृढ़ उत्तक में भी नहीं पाया जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। लेकिन मृदुतक में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मृदुतक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला, पौधे से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? विद्युत रोधी, उष्मा रोधी होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों। इसकी कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव पाया जाता है। कॉर्क मृत कोशिका है, मृत कोशिका। और मृत कोशिका मृत इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जीव द्रव क्या हो चुका रहता है? सूख चुका रहता है। तो अगर कॉर्क मृत कोशिका से है तो उसमें जीव द्रव नहीं होगा, उसका जीव द्रव सूख गया होगा। तो यह कथन जो है कॉर्क के बारे में बिल्कुल क्या है? गलत है। इसका आंसर बी होगा। इसकी भित्ति से जल एवं गैस नहीं जा सकता है। बिल्कुल। यह हल्का होता है, जल्द इसमें आग नहीं लगती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। बी नंबर कॉर्क के बारे में सरासर गलत है, सरासर। बिलामेन उत्तक की आवश्यकता नमी का अवशोषण करने लिए होता है, ठीक है। बिलामेन उत्तक नमी को अवशोषित करने वाला, वायुमंडल से नमी अवशोषित करने वाला उत्तक है। किस प्रकार के जड़ में बिलामेन उत्तक पाया जाता है? ठीक है। तो ये दोस्तों अधिपादप मूल में पाया जाता है, इंग्लिश में एपीफाइटिक रूट। कुछ पौधे जो है ना अपना जीवन यापन किसी दूसरे पौधे पर चढ़कर करते हैं, ठीक है। कुछ पौधे केवल दूसरे पौधे पर फैल कर अपना जीवन यापन पूरा करते हैं। वैसे ही पौधे को क्या कहते हैं? एपीफाइटिक। ऐसे पौधे में जड़ नहीं होते हैं। जैसे एक अमरबेल का पौधा है, अमरबेल का पौधा में कोई जड़ नहीं होता है,
वो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, वे परजीवी पौधा है। अब कहिएगा जड़ नहीं होता तो वे जीवित कैसे रहते हैं? तो अमरबेल के पौधे में ऐसे ऐसे उत्तक पाए जाते हैं जो उत्तक किसी दूसरे पौधे जिस पर वो चढ़ा हुआ है, जिस पर वो फैला हुआ है, उस पौधे के फ्लोएम में और जाइलम में डायरेक्ट प्रवेश कर जाते हैं। अमरबेल लता वाला पौधा है जो परजीवी है, जिसमें जड़ नहीं होता है, या अमरबेल का पौधा हमेशा दूसरे पौधे पर चढ़ता है। तो ये पौधे जीवित कैसे रहते हैं? ये पौधे में ऐसे उत्तक होते हैं जो जिन पौधा पर वो आश्रित रहता है उसके फ्लोएम में और जाइलम में डायरेक्ट क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। और जाइलम फ्लोएम से पानी भोजन का प्रवाह होते रहता है, वहीं अमरबेल अपने लिए खींचते रहता है अपने उत्तक से। और ऐसे पौधे में कुछ बिलामीन उत्तक पाए जाते हैं जो उत्तक लटके रहते हैं और वातावरण से क्या करते हैं? नमी को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? आर्किड में बिलामीन उत्तक अभी देखिए किसमें पाए जाते हैं? मूलों में पाए जाते हैं। किसमें? मूल मतलब जड़, लिख लीजिएगा इंग्लिश रूट। पौधों का सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, बाद पेरिसाइक्लिक को हिंदी में परिरंभ कहते हैं, मज्जा या पित्त। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में यानी बाहरी परत में कौन सी परत होती है जो पौधे में जल हानि को रोकता है? क्यूटिकल। लिग्निन कहां होता है? दृढ़ उत्तक में। एस्क्लेरन कायमा में। सुबेरिन कहां होता है? कॉर्क में। सुबेरिन कहां होता है? कॉर्क में। सुबेरिन कहां होता है? कॉर्क में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर, त्वचाजन डर्मेटोजन उत्तक शीर्षत विभोजोतकी से बनता है? यह निम्नांकित में किसमें विकसित होता है? डर्मेटोजेन का मतलब बाहरी परत का बनना, शीर्षत विभोजोतकी से बनता है। यह किससे विकसित होता है? बाहरी परत से, एपिडर्मिस से दोस्तों, ठीक है, एपिडर्मिस से विकसित होता है, सबसे बाहरी परत से। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक तंत्र पौधों का संपूर्ण मध्य भाग, और मध्य भाग कौन? ग्राउंड या फंडामेंटल, ठीक। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका कौन? पौधे के शरीर में कितने उत्तक तंत्र? 3। पौधे का बाहरी भाग जिसका कम है सुरक्षा देना, जिसका कम है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, इसका कम है भोजन का पहले निर्माण करेगा तथा संग्रह, ठीक है, निर्माण तथा संग्रह। अब वास्कुलर सिस्टम परिवहन, ठीक है, परिवहन किसका? जल का, खनिज, लवण का, मिनरल्स का, और भोजन का, ग्लूकोज सुक्रोज का। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? तो पौधे में अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में श्वसन तंत्र है, जनन तंत्र है, पाचन तंत्र है, क्या वैसा पौधा में है? नहीं। पौधा का पूरा शरीर इसी 3 उत्तक तंत्र से बना होता है। सबसे बाहर में ये, बीच में ये, और सबसे अंत में। इनमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन लेता है? वास्कुलर। और सबसे कम एपिडर्मिस दोस्तों, सबसे कम एपिडर्मिस। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला दोस्तों, रंध्र और मूल रोम एपिडर्मिस में, यानी कि सबसे बाहरी परत में होते हैं, क्योंकि मूल रोम जो है इसको पानी खींचना होता है और रंध्र को गैस लेना छोड़ना होता है। तो ये सबसे बाहर में रहेगा, तब ना ये काम कर पाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे ध्यान दीजिए, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर जो परत है दोस्तों, कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद पेरीसाइकिल, उसके बाद पीथ, उसके बाद मेडुलरी रे, और सबसे अंत में जाइलम फ्लोएम यानी वास्कुलर। ऐसे हैं दोस्तों। तो सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइक्लिक के बाद पीथ के बाद सबसे भीतरी भाग वास्कुलर, ठीक है। और दोस्तों पौधे का शरीर इससे सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, ठीक है, ये है एपिडर्मिस, और उसके बाद क्या? कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स, उसके बाद
तो इस तरह बटा हुआ रहता है। क्लियर हो गया ना? तो अब सवाल करते बाह्य त्वचा के ठीक नीचे क्या है? कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स भी 3 भाग में, याद है ना? कॉर्टेक्स को भी हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस, इस 3 भाग में बांटते हैं दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं ना। आगे आते दोस्तों, पौधे के इंडोडर्मिस अभी तुरंत देखे ना। इंडोडर्मिस किसका भाग है? ध्यान रखिएगा। पौधे के इंडोडर्मिस और संवहन मंडल के बीच इंडोडर्मिस किसका है? और संवहन मंडल। तो इंडोडर्मिस संवहन मंडल के बीच पेरिसाइक्लिक है, पीथ है और मेडुलरी रेज है। देख लिया ना? तो इंडोडर्मिस और संवहन मंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं? इसका आंसर तो ये भी होगा, और लगता है गलत सेट हो गया। इसका सब परफेक्ट आंसर डी दीजिए, ठीक है? वैसे इसका आंसर सी भी हो सकता है, लिख लीजिए बी और सी दोनों परीक्षा में, लेकिन प्राथमिकता किसको दीजिएगा? पेरिसाइक्लिक को, ठीक है? क्योंकि पीथ और मेडुलरी रेज महत्वपूर्ण परत नहीं है दोस्तों, लेकिन उसके तुलना में यह कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण परत है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैम्बियम के बताए थे, कैम्बियम के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? यह जाइलम फ्लोएम के बीच में रहता है, बिल्कुल सही है। या एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में? गलत। एक बीजपत्री के जाइलम फ्लोएम में यह नहीं रहता है। एक बीजपत्री के जाइलम फ्लोएम में यह नहीं रहता दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? कॉर्टेक्स, परिरम, मज्जा और ये सब ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है, जिसका काम भोजन का निर्माण और उसका संग्रह करना है।